ध्यान से सुनना। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार ने बोला कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? आप इतने उत्सव से, इतने प्यार से, इतने जोश से आप लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी आदिवासी नहीं रहेगी। जिस तरीके की प्लानिंग आदिवासियों के खिलाफ में की जा रही है इस देश में, उसको समझने की जरूरत है। मैं भिलाई में इसलिए आया, मुझे हेमा के गांव में बुलाए थे। सब लोग रास्ता देख रहे थे कि सतीश दादा आपने वहां आना चाहिए, लेकिन मैं वहां नहीं गया। मैं यहां आया, भिलाई स्टील प्लांट में आया, क्योंकि यहां समाज का पढ़ा लिखा तकरीब रहता है। कोई तालियां नहीं बजाएगा, मैं ताली से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। यहां गोंड है, यहां हलबा है, यहां कंवर है, यहां बैगा है, यहां अन्य मीना है, यहां सभी जनजाति के आदिवासी है। उससे बड़ी बात, यहां वो आदिवासी रहता है जिसके हिस्से में नौकरी आई है। ये पढ़ा लिखा है, समझदार है। मुझे ऐसा लगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट एक ऐसी जगह है जहां पे समाज के बुद्धिजीवियों से बात की जा सकती है। और मैं आपको बुद्धिजीवी समझ के बात कर रहा हूं, आपको समाज का भगवान समझ के बात कर रहा हूं। क्योंकि आप समाज के पालक हैं, आप समाज के मालक हैं, आप समाज के चालक हैं। गार्जियन यानी पालक, ओनर यानी मालक, और ड्राइवर यानी चालक, जीओडी गॉड, आप भगवान है समाज के। ये बिरसा मुंडा की थ्योरी है। हम लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं। भील को भी आदिवासी बोला गया, गोंड को भी आदिवासी बोला गया, प्रधान को भी आदिवासी बोला गया, कंवर को भी आदिवासी बोला गया, हल्दा को भी आदिवासी बोला गया, मुंडा को भी आदिवासी बोला गया। आप सब लोगों को आदिवासी क्यों बोला गया? आप अपने आप को भील तो बोल सकते हो, गोंड तो बोल सकते हो, लेकिन जब आप अपने आप को आदिवासी बोलने जाओगे तो आपको पता चलना चाहिए, पता रहना चाहिए कि आपको आदिवासी क्यों बोला जा रहा है। आप में ऐसी कौन सी समानता है? आप लोगों में ऐसा कौन सा रिश्ता है कि आप तमाम लोगों को एक शब्द से ये लोग संबोधित कर रहे हैं? जयपाल मुंडा हो, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में थे, डॉक्टर अंबेडकर हो और अन्य लोग इस देश में। और इस देश की विशेषता यह थी साथियों कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन था, हो रहा था, यानी संविधान का निर्माण जब हो रहा था, तो इस देश के सामने यह प्रश्न था, इस देश का मालिक कौन है? जिस देश को भारत नाम दे रहे हैं, जिस देश को लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, उस देश का ओरिजिनल मालिक कौन है? तब डॉक्टर हट्टन की याद आई, वेरियल एंगलिन की याद आई। आपको महाभारत, रामायण सब तो पढ़ा दिया गया, लेकिन इस देश में विषय नहीं था जिसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, जिसको मानव शास्त्र बोलते हैं। यहां समाजशास्त्र पढ़ाते हैं तो आदिवासियों के बारे में बताते हैं, मानव शास्त्र पढ़ाते हैं तो आदिवासियों के बारे में बताते हैं। उस वक्त यह तय किया गया कि जो शेड्यूल ट्राइब है, कि पूरे आदिवासियों को कैसे संबोधित किया जाए, कि आदिवासी कौन कौन है, तो एक अनुसूची बनाई गई।
उस अनुसूची को बोला गया शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल यानी सूची, ट्राइब यानी आदिवासी। वो अनुसूची में देश के 647 आदिवासियों को चिन्हित किया गया और वो चिन्हित करने के पीछे एक में कारण था। क्योंकि आपका डीएनए एक है, आपकी संस्कृति एक है, आपका इतिहास एक है, आपका मानव शास्त्र एक है, इसलिए समाज भी एक होना चाहिए। जब संविधान निर्माण करने पर सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी तो जयपाल मुंडा ने बोला कि इस देश में आदिवासियों को आदिवासी बोलकर ही पुकारना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब ने उसका आंसर दिए कि हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होगा कानून में कि आदिवासी कौन कौन है, इसलिए इनकी एक अनुसूची बनाई गई है। बावजूद इसके कि भारत का संविधान बोलता है आपको आदिवासी। इस देश का सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोगों ने लड़ा, नंदाबाई भील की जो केस थी 2011 की, वो 2011 की केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया, दे शुड गेट रिस्पेक्ट ऑफ इंडिजिनियस पीपल। यानी आदिवासी भारत का प्रथम नागरिक है, वो सबसे पहला नागरिक है, उसको वो मान्यता मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, संविधान सभा ने बोला, लेकिन सरकार नहीं बोल रही है, कोई बात नहीं कर रहा है कि ये आदिवासी है। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको आदिवासी क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और बाकी फंडामेंटल राइट्स 13(3) का, जिसमें आपके किसी भी कल्चर को लेकर कोई, इस देश में एक ही आर्टिकल ऐसा है जिसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यूसीसी बिल, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, समान नागरिक आचार संहिता, उस बिल में आदिवासियों को नहीं रखे। इसका दूसरा मतलब यह है, आदिवासी ना ही क्रिश्चियन है, ना ही हिंदू है, ना ही मुसलमान है, वो इस देश का एक अलग संस्कृति रखने वाला वर्ग है। फिर भी भारत सरकार नहीं बोल रही कि भारत में आदिवासी रहते हैं। वो नहीं चाहते आपको अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मिले। आप इस देश का संविधान जो है वो दिन ब दिन बदल रहा है। जितने आर्टिकल हैं उतने अमेंडमेंट्स हो गए, उतने संशोधन हो गए। आप जरूरी है अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर आप जिंदा रखने चाहते हो तो उसको अंतरराष्ट्रीय संविधान का भी हिस्सा बनाना पड़ेगा। अरे आपके संविधान में ये हालत थे, आपके आरक्षण का प्रावधान था, जमीन का प्रावधान था, आपको सभी टाइप के प्रावधान थे, तो हमारी जनरेशन 75 साल में यहां तक पहुंची है। कल अगर संविधान को इन्होंने खत्म कर दिया, आपकी क्या रहेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी की क्या हालत रहेगी, इस पर कभी सोचो। इसलिए हमको अंतरराष्ट्रीय संविधान का हिस्सा बनना ही चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासियों को इस देश के मूल मालिक होने की मान्यता मिलनी ही चाहिए। साथियों, दिल्ली में एंथ्रोपोलॉजिकली एक बैठक हुई, उसमें कुछ लोग आदिवासियों पे हंस रहे थे। वो बोल रहे थे संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं है। वो बोल रहे थे इस देश में सबसे ज्यादा पुराना धर्म कोई है तो हिंदू धर्म है। कोई बोल रहा था मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन बोल रहा था, कोई ईसाई, कोई बौद्ध धर्म की बात किया। साथियों, इस पर रिसर्च किया मैंने, मेरी जिंदगी के 21 साल मैंने इसको दिया। मैं भी एक इंजीनियर था, मैं आंध्र प्रदेश से इंजीनियरिंग किया, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का हिस्सा था, IAS का हिस्सा था। मैंने नौकरी छोड़ के यही काम किया, इस पे काम किया हमने। पूरे देश भर में हम लोगों ने बिरसा मुंडा के आंदोलन को लेके गए। आज हम खुल के बोल रहे हैं कि भारत में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है, या भगवानों के
अवशेष नहीं मिलते हैं, सबसे पहले आदिवासियों के अवशेष मिलते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस बोलता है, ये मानव शास्त्रीय विज्ञान बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं। जो धर्म है वो 4000 से 4500 साल पुरानी चीज है, लेकिन आदिवासियों की संस्कृति 20,000 साल पुरानी है। आदिवासियों के जितने भी पेन है, देव यानी पेन नहीं होता। मेरे को कुछ लोग बोल रहे हैं भाव बड़ा देव, बड़ा देव नहीं, गोंडी में उसको फड़ा पेन बोलते हैं। गोंडी में फड़ा यानी बड़ी, फड़ोर यानी बड़ा। ये मातृसत्ताक पद्धति है। दुनिया के किसी भी धर्म को पुरुष ने बनाया, लेकिन संस्कृति को महिला ने बनाई है। आप बौद्ध धर्म ले लो, गौतम बुद्ध ने बनाया। अब हिंदू धर्म ले लो, ब्रह्मा जी ने बनाया। अब क्रिश्चियन धर्म ले लो, जीसस क्राइस्ट का है। इस्लाम ले लो, मोहम्मद पैगंबर का है। लेकिन आदिवासी संस्कृति की निर्माता महिला है, पुरुष नहीं है। इसलिए आदिवासियों में महिला का स्थान भगवान से भी बड़ा है। ये मातृसत्ताक संस्कृति है। आज भी विश्व के अलग अलग देशों में जाओ जहां आदिवासी देश है, आज भी मातृसत्ताक पद्धति वहां पर है। और ये जिसको आप दंड पद्धति बोलते हो, जिसको टोटम बोलते हो, देव नहीं, देव तो बाहरी घुसपैठ है। देव शब्द ये 5000 साल पुराना है, पेन शब्द 20,000 साल पुराना है। इसको उसका समांतर यानी समानार्थी शब्द नहीं कह सकते आप। उसका मीनिंग आप सिमिलर नहीं लगा सकते। तो ये षड्यंत्र आदिवासियों के साथ में हो रहा है साथियों। इस देश की अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था वर्तमान में आदिवासियों के जल जमीन जंगल पर डिपेंड है। ये परवाह नहीं करते। जिस पर्यावरण को आदिवासी ने बचाया, जिस जंगल को आदिवासी ने बचाया, जिस जमीन को आदिवासी ने बचाया, उस जमीन को कौड़ियों के मोल पर 1 रुपए के भाव से अदानी और अंबानी को बेच रहे हैं। ये जमीन किसकी है? ये आदिवासियों की जमीन है। साथियों, भारत का एक इतिहास छुपाया गया है। एक शहरी भारत और एक ग्रामीण भारत। ग्रामीण भारत का इतिहास ही नहीं लिखा गया। आपके रायपुर में यूनिवर्सिटी में यहां की स्टेट गवर्नमेंट के पास गुंडाधर ध्रुव की ओरिजिनल फोटो नहीं है, ज्ञान सिंह की ओरिजिनल फोटो नहीं है, बाबूराव शेरवाती की महाराष्ट्र में ओरिजिनल फोटो नहीं है, बिरसा मुंडा की ओरिजिनल फोटो गायब हो गई है। तो तंटा भील का नामो निशान नहीं है। जैसे आदिवासी सैनिकों का इन्होंने, आदिवासी शहीदों का इन्होंने इतिहास ही खत्म करने का एक षड्यंत्र रच दिया है। जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया उनका इतिहास पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं। अरे देश जमीन पे खड़ा होता है। इस जमीन की लड़ाई 70% लड़ाई अगर किसी ने लड़ा है तो वो आदिवासी है। नहीं अभी शुरू हुई से इसके एविडेंस है, भीड़ तो कम, इसके प्रूफ है, इसके संदर्भ है। लड़के जमीनें मिली है। ये भारत ऐसा ही नहीं बना है। ये भारत कुपोषण से नहीं बना है, भूख हड़ताल से नहीं बना है। ये भारत को जिंदा रखने के लिए आदिवासियों ने लाखों की संख्या में अपने गर्दन कटवाए। जिस बच्चे के पेट में रोटी नहीं थी उसने गोलियां खाई है। अच्छा स्पीच अच्छा है। अभी आपको दिखता है महिलाओं को पुलिस में भर्ती करते हैं। बिरसा मुंडा के आंदोलन में तो महिलाएं नेतृत्व कर रही थी। पहले आदिवासियों की जितनी भी लड़ाई है वो सरकार से, उधर से गोलियां चलती थी, इधर से आदिवासियों के तीर धनुष। कोई भी मरेगा, इधर मरेगा या उधर मरेगा। उस आंदोलन का आखिरी परिणाम मौत था। उस आंदोलन को जिंदा रखते हुए अपनी जमीनें को, अपनी पहचान को, अपने अधिकारों को जिन बुजुर्गों ने जिंदा रखा है वो हमारे लोग ओरिजिनल भगवान हैं। मैं आपसे पूछता हूं, या सब पढ़े लिखे लोग हैं?
किसी के पास 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 4 एकड़ जमीन है। कौन से भगवान ने दिया आपको जमीन? अगर जमीन नहीं होती आपके पास तो आपके बदन पे कपड़े होते, आपके बच्चों के पास कपड़े होते, आपको रोटी नसीब होती। ये वो भगवान है। आप मुंडा धूल वीर नारायण की बात करो, बिरसा मुंडा की बात करो। इस देश में कानून बना जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं। 1898 में कानून बना जिसमें लिखा गया कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर ये कानून नहीं होता तो आपके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीनें नहीं मिलती। हमारे लोगों को दहशत है, डर में जिए हैं लोग। जितने लोग कश्मीर में नहीं मरे उतने आदिवासी क्षेत्रों में लोग मरे हैं। मासूम लोग भी मरे हैं बंदूकों से। जहां बुखार की गोली नहीं मिलती है वहां बंदूक की गोली मिलती है। साथियों, आपकी 14 साल की लड़की के हाथ में बंदूक दिखाई जाती है। मेरा सवाल है, जिस उम्र में उसके पास किताब होना था, जिस उम्र में उसके पास बस्ता होना था, लाइब्रेरी होना था, उस उम्र में उसके पास बंदूक कैसे आई? कोई नेता क्यों नहीं सवाल करता इस बारे में? कोई मंत्री क्यों नहीं बोलता है खुले तौर पर इस बारे में? हमारे साथ क्यों? आपको नक्सली बोल दिए तो मारने का अधिकार मिल जाता है। आदिवासियों का आरक्षण भी फर्जी लोग ले रहे। अब आरक्षण मत करो, आरक्षण खत्म हो गया है। 4 पोस्ट निकलती है तो 40,000 लोग उसके लिए एप्लीकेशन करते हैं, यानी 0.9 नहीं 0.1% आरक्षण है, यानी नहीं के बराबर। 4 पोस्ट के लिए 40,000 एप्लीकेशन रहती है। इसको आरक्षण बोलेंगे? कौन से आरक्षण की लड़ाई लड़ोगे? ये जो आपकी पीढ़ी है, ये आखिरी पीढ़ी है। इसके बाद आपके मरने के बाद आपके बच्चों को भी नौकरियां नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, झारखंड, उड़ीसा, असम, नागालैंड, राजस्थान, हर एक घर के बाद दूसरा घर जो है वो मजदूर का है, और वो मजदूर कोई और नहीं आदिवासी है। गड्ढे खोदने का काम करते हैं। ये स्टेट से, ये राज्य से जाके दूसरे राज्य में गड्ढे खोदने का काम करते हैं। इस देश में नाला साफ करने का काम, मैला साफ करने का काम, झाड़ू मारने का काम भी गवर्नमेंट नौकरी का हिस्सा बन गया है, लेकिन गड्ढे खोदने का काम गवर्नमेंट नौकरी का हिस्सा नहीं है। किस आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? अब आरक्षण नहीं रहेगा, आपको स्वरक्षण भी नहीं रहेगा। आपका बच्चा कैसे जिंदा रहेगा, इस पे बात करो। कैसे जिंदा रखोगे अपनी पीढ़ी को, इस पे बात होनी चाहिए। मैं ये संगठन का हूं, मैं वो संगठन का हूं, मैं ये पार्टी का हूं, वो पार्टी का हूं। अबे तू इंटरनेशनल नेता बन जा, उससे क्या होने वाला है? तेरे दिमाग में रहेगा तो कुछ होगा। जमाने भर के संगठन बना लिए, समाज में जातिवाद, व्यक्तिवाद, संगठनवाद, पार्टीवाद, पूंजीवाद, पैसे वालों का अलग कार्यक्रम, गरीबों का अलग कार्यक्रम, गोंडों का अलग, हल्बियों का अलग। ये जो है वैचारिक, बुरा नहीं मानना, मेरे शब्द लोगों को बुरा लगता है, ये वैचारिक विकलांगता है। ये वैचारिक अपंग हो गए हैं। इसको सामाजिक सोच नहीं बोलते हैं। सामाजिक सोच वो है जो पूरे समाज को एक जगह खड़े करे। ये देश का आदिवासी एक जगह कैसे आएगा, ये बताइए। छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ फॉर्म हुआ था, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, तो संभावित जनसंख्या आदिवासियों की 42% और
गिनती की हुई यानी गिनती की हुई संख्या 36% थी। अब ये लोग बोल रहे हैं 28% है। उस वक्त आदिवासियों की जमीन पूरे छत्तीसगढ़ में 68% थी, अब बताई जा रही है 32% है। अरे आदमी मर सकता है, आदमी दूसरे धर्म में जा सकता है, जमीन कहां गई? आदमी दूसरे राज्य में जा सकता है, जमीन कहां जाएगी? वो जमीन आदिवासियों की गायब कैसे हो गई? कोई बात नहीं करता है, कुछ भी। ये वास्तविकता है। उस पर कानून की आदिवासी की जमीन आप ट्रांसफर कर लो, रिजर्व के लिए ले लो, उनकी जमीन खरीद लो। पहले कानून था, जमीन के बदले जमीन मिलती थी आपको, उसके बदले में नौकरी मिलती थी। जब भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण हो रहा था, तब आदिवासियों की जमीन ली गई तो बदले में जमीन दी गई और नौकरी भी दी गई। आज आपको 10 लाख रुपए देते हैं, आपकी जमीन के 10 लाख, जो 2000 साल से कई पीढ़ियों से वो जमीन कसते हुए आ रहा है, अगर वो जमीन भी तुम छीन लोगे तो वो क्या काम करेगा? उसको तो शहर में कैसे जीते वो भी नहीं मालूम। आपकी ताकत नहीं है, आप भिलाई स्टील प्लांट में काम कर रहे हो, रायपुर में एक प्लॉट बना के घर बना लो, आपके पूरे रिटायरमेंट का पैसा चले जाएगा उसमें। ये बहुत गंभीर स्थिति आदिवासी समाज पर है। मैं आ रहा था अभी, रास्ते में मेरे को बहुत सारी गाय मिली, आधा लेट तो उसी की वजह से हो गए। बेचारे वो जानवर रास्ते में बैठे हैं। फिर एक जन ने बोला, भाऊ संभल के चलाओ, गाय को कुछ नहीं होना चाहिए, सख्त कानून है। मैंने बोला बात तो बराबर है भाई। मेरे को याद आ गया बिरसा मुंडा का किस्सा। सेम सवाल, सेम परिस्थिति, समान परिस्थिति बिरसा मुंडा के सामने थी और उन्होंने बोला, गाय हमारी माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? फिर दूसरी बार बिरसा मुंडा ने बोला, अगर गाय हमारी मां है तो भैंस बड़ी मां है, क्योंकि ये गाय से ज्यादा दूध देती है, क्योंकि वो काली है, उसको मां नहीं बोल रहे हो। अबे मां तो मां है, चाहे गोरी रहे या काली रहे। और जो बड़े बड़े व्याख्यान कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, कौन सा आदमी अपनी मां के दूध का व्यवसाय करता है? आदिवासी संस्कृति में समानता का सिद्धांत है। इस देश को मालूम है कि पहला वैज्ञानिक कौन है जिसने बताया कि चावल कैसे उगा है, गेहूं कैसे उगा है, जवार कैसे उगा है? यह आदिवासी महिलाओं ने बताया है। ओरिजिनल भारत माता आदिवासी है। लेकिन गाय के लिए कानून है, हर 1 घंटे के बाद तमाम हजारों आदिवासी महिलाओं पर बलात्कार होता है, उनका शोषण होता है। अब नया ट्रेंड आ गया, गैर आदिवासी लोग आदिवासी महिला से शादी करते हैं, उसके नाम पे जमीन खरीद लेते, प्रॉपर्टी बना लेते, बाद में कुएं में या कहीं करंट लग के वो आदिवासी महिला मर जाती है और वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे कन्वर्ट हो जाती है। कई लोग उसको इलेक्शन में लड़ाते हैं, उसका पावर का इस्तेमाल करते हैं। सरकारी योजनाएं चल रही है कि आदिवासियों की सामूहिक विवाह कराओ। आपको मालूम है, आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन जो होता है, जो विवाह रजिस्ट्रेशन होता है, वो हिंदू पर्सनल एक्ट में होता है, आदिवासी पर्सनल एक्ट में नहीं होता है। हमारे लोग, मैं झारखंड गया, सरना धर्म होना, इधर आता हूं गोंडी धर्म होना, उधर जाता हूं भिल धर्म होना। अरे भाई साहब, धर्म तो सिर्फ 4000 साल पुरानी चीज है यार। तू तो 20,000 साल पुरानी संस्कृति का मालिक है। तू उस देश का मालिक बनना चाहता है या नागरिक बनना चाहता है, वो उस पर बात होनी चाहिए। संस्कृति की वजह से आपकी पहचान है, संस्कृति की वजह से आपके पास जमीन है, संस्कृति की वजह से आपके अधिकार जंगल पर है, संस्कृति की वजह से आप इस देश के मालिक हो, इस देश के सबसे प्राचीनतम आदमी हो। मैं संस्कृति का आधार पे बोल रहा हूं कि भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहता है।
ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। इन परिस्थितियों में एक आदिवासी की रोज की इनकम लगाई 3.75 रुपए। रोज अगर वो कमाता है तो 3.75 रुपए। 3.75 रुपए कमाने वाले आदिवासियों के हिस्से में रोटी तो बहुत दूर की बात है, कैडबरी चॉकलेट भी नहीं आ सकती है। क्या करेंगे अपना उसके बारे में? इस देश में क्रिश्चियनों का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि उनका सामाजिक मिशन है। उनके बच्चे चर्चेस में जाते हैं, उनको बाइबल देते हैं, उनके हॉस्पिटल चलते हैं, उनके स्कूल चलते हैं, उनके ITI चलते हैं। 20-20, 15-15 साल की लड़कियां नंग बन के समाज के लिए काम करती है, इसलिए उनका अस्तित्व है। यहाँ के ब्राह्मण भाइयों का 4 साल का बच्चा भी रहेगा तो उसको वो RSS की शाखा में ले जाते हैं। जज भी रहेगा तो वो RSS की शाखा में जाता है। अपने बच्चों को वेद पुराण ये पढ़ाते हैं। आज उनके बच्चे अमेरिका और सब जगह रहते हैं, इसलिए उनका अस्तित्व है, पूरे देश को चला रहा है RSS। मुस्लिम भाई मस्जिदें चलती है, उस समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। बच्चा पैदा होता है 4 साल की उम्र में, उसके हाथ में वो लोग कुरान शरीफ देते हैं, उसको समझाते हैं कि ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। आप लोग बैठे हैं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे ने आपसे पूछा कि मैं इस देश में कौन हूं, मेरी संस्कृति क्या है, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मैंने किस रास्ते से चलना चाहिए, कौन मेरे भाई है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है? आपके बच्चे के हाथ में कौन सी किताब देंगे आप? क्या है आपके पास देने के लिए? क्या व्यवस्था है? शादी में 5000 लोग जाते हैं और उसी के घर में मैयत होती है तो 500 लोग नहीं रहते हैं। ये समाज है। आप तो यहां पे हो, आने वाली जनरेशन के बारे में बात करो। खुले आप हमको वनवासी बोलते हैं। अरे वनवासी यानी क्या? जंगल में शेर भी रहता है, सुअर भी रहता है, आदिवासी भी रहता है। किसको बोल रहे हैं? यह प्राणीवाचक शब्द है, मानववाचक शब्द नहीं है। इसके पहले पूरे आदिवासियों को क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे। क्रिमिनल ट्राइब का मतलब होता है गुनहगारी जमात। आपका बच्चा पैदा होते से ही गुनहगार रहता, चाहे मीना का हो, गोंड का हो, प्रधान का हो, हल्दी का हो, कंवर का हो, पैदा होते से ही उसको गुनहगार बोलते थे। पहले आदिवासियों को मारने पर FIR नहीं होती थी। आदिवासियों का था, आदिवासियों का रहेगा और आदिवासियों का ही है। ये बात को अपने दिमाग में डालना है। भगवान बिरसा मुंडा को ऐसी यातनाएं दी गई और उनको बोला गया लिख कि तू आदिवासी नहीं है, हम तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। जब वो लिख नहीं रहे थे तो बकरे को काटने के बाद उसकी चमड़ी निकाली जाती है। रात भर बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाली जा रही थी। आपको एक चिमटी लगती है तो कितना दर्द होता है। रात भर उसको उसकी चमड़ी निकाली जा रही थी। बिरसा मुंडा मरते तक बोलते रहे, मैं आदिवासी था, मैं आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मेरे खून का कतरा कतरा मेरी आने वाली जनरेशन काम करेगी, इसी पे उर्गुलान होगा। मुझे यकीन है मेरी कौम गद्दार नहीं है। ये इतिहास है, इस देश का और एक इतिहास है। इस देश के दो सबसे सुप्रसिद्ध नेता जिनको बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, पहला नाम है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरा नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। मैं ये जानबूझ के आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात मालूम होना चाहिए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था
गांधी जी एडवोकेट थे, मोहनदास करमचंद गांधी। वो झारखंड के रामगढ़ में आए थे। वहां पे ऐसा सम्मेलन चल रहा था, एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था क्रांति सूर्य, धरती आबा, महामानव, भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी खड़े हुए और देखे और एक लंगोटी वाले आदिवासियों को पूछा, ये कितने लोगों के नाम हैं? तो वो लंगोटी वाली खड़ा हो गया और बोला, गांधी जी ये एक ही आदमी का नाम है। तो ये कितने साल जिए? 24 साल जिए। ये क्या चाहते थे? तो उन्होंने अपनी भाषा में बोला, स्थानिक भाषा में, मोड़ागाज बोल माउस, गोंडी में बोलते हैं मावा नाटे मावा राज, हिंदी में बोलते हैं हमारे गांव में हमारा राज। जब गांधी जी ने ये बात सुना तो उन्होंने इससे प्रेरणा ली, बोले इसी आंदोलन की देश को जरूरत है। भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी और देश को आजादी का आंदोलन चलाया। जो गांधी जी कोट और टाई पहनते थे, वो इतने प्रेरित हुए बिरसा मुंडा से कि लंगोटी पहन के सामने आ गए सबके। गांधी जी अगर इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी है, उस पर कोई बात नहीं करता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको भंडारा में, महाराष्ट्र के भंडारा से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इलेक्शन हरवा दिए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते। जिन आदिवासियों ने एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के भाई कांग्रेस से लड़ रहे थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लड़ रहे थे। गोदावरी के आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि मैं बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरित होकर इस जमीन के आंदोलन को चलाना चाहता हूं, मैं उसका आदर्श लेता हूं। वहां के आदिवासियों ने विश्वास किया बाबा साहब पे, और जो आदिवासियों ने बाबा साहब को वोट दिया, वही वोटों के बदौलत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते, संविधान सभा में गए, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। और जिन लोगों ने वोट दिया वो बाबा साहब बिरसा मुंडा से प्रेरित थे, उनके विचारों पे चलते थे। बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं रहता तो शायद बाबा साहब को यह चांस नहीं मिलता। बिरसा मुंडा की जमीन पे डॉक्टर बाबा साहब का आंदोलन। इस बात को समझो, संविधान नहीं दिखाई देता आपको, आरक्षण नहीं मिलता, आपका अस्तित्व नहीं रहता। साथियों, जिनका देश है उनको दर्द होता है। जो देश पे राज करना चाहते हैं और देश को बचाना चाहते हैं, ऐसे दो लोगों को समझ लो आप। देश को बचाने वाले कौन और देश पे राज करने वाले कौन? सत्ता का संचालन और व्यवस्था का संरक्षण, संविधान का संरक्षण, ये करने वाले दो टाइप के माइंड आपको दिखेंगे। आज आदिवासी अकेला है, पूरे देश में खुलेआम आदिवासियों की जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है, उनकी जमीनों पर लूटपाट हो रही है, माइनिंग हो रही है। कौन सा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप? पर्यावरण, 11 लाख पेड़ काट देते, पर्यावरण का कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं, इस पे कोई कमेंट्स नहीं करता, सब खामोश रहते हैं। गांव के गांव आदिवासियों के खाली हो रहे, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, असम हो, मणिपुर में क्या हाल है आपको मालूम है ना? ऐसा सीन देखे कभी कि आदिवासी लड़कियों को नंगा घुमाया गया? देश की राष्ट्रपति आदिवासी, वहां के राज्यपाल आदिवासी, उनको नंगा घुमाया गया और सड़क पे खड़े करके गोली मार दिए। उसका वीडियो बना के पूरे देश में प्रसारित किया गया। ये प्रसारित नहीं, ये परीक्षण था, एक एक्सपेरिमेंट था कि आदिवासी जिंदा है या मरा है, इसकी जांच कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इस देश में कौन से समाज की मां बहनों को सड़क पे नंगा घुमाए और सड़क पे गोली मारे? ऐसा हादसा एक बताइए, एक बताइए।
राष्ट्रपति तो अपने हैं, राज्यपाल भी अपने हैं। हमारी राष्ट्रपति होने के बावजूद हमको संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता नहीं मिल रही है। अब राष्ट्रपति से बड़ा पद पैदा करोगे क्या? तो मंत्रियों पे और नेताओं पे निर्भर रहने के बजाय सामाजिक मिशन पे निर्भर रहो। एक नेता बनाओगे 5 साल काम देगा, एक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर काम देगा। टेम्पररी मशीन चलाना है या परमानेंट मिशन चलाना है, इस पर बात करो। इतनी बड़ी जनसंख्या आदिवासी, अगर आदिवासी एक जगह हो गया ना तो किसी पार्टी के और नेता की औकात नहीं आदिवासियों को छू सके। अब सत्ता का संचालन, सत्ता में परिवर्तन और सत्ता में हस्तक्षेप कर सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन जरूरत है हमारी सामाजिक एकता की, और नेता आपको एक नहीं करेगा भाई, वो तो खुद बटा हुआ है पार्टी के नाम पर। आपको समाज को एक करने के लिए सामाजिक मिशन की जरूरत है। ये पंखा चल रहा है, ये निर्जीव वस्तु है, उसके पीछे मशीन है, लेकिन जो सजीव वस्तु होती है, जो मानव होता है, ये मिशन के माध्यम से ही संचालित होता है। बिरसा मुंडा ने बोला कि समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा, चल जाएगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। आप लोग विचारों का कारखाना तैयार करो। आप लोगों को पूरा समाज आशा की नजर से देख रहा है। आप भगवान हो समाज के, आपके बाद कोई भगवान नहीं है, आप भगवान हो। मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं आपके मंदिर में, इस सामाजिक मिशन को चलाइए। एक ही बात बनता है जीवन। कई मंत्री आ गए, अंतरी मंत्री सड़ रहे हैं कब्र में, कोई पूछता भी नहीं है। ऐसा काम करो कि अपने आने वाली पीढ़ी कैसे जिंदा रहेगी उसमें बात करो। हमारी माँ बहनों को, किसी को पता चल जाए कि ये आदिवासी है तो उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। यहाँ पर हमारे युवाओं को डराया जाता है, अधिकारी घबराए हुए। शेर कैसे डर सकता है यार? क्या हो गया इस समाज को? नजर लग गई है। आदिवासियों को लड़ना सिखाना नहीं पड़ता है, उसके स्वभाव में संघर्ष है। वो झूठ बोल के भगवान को बार बार एक ही मंत्र से बोलकर लोगों को आर्थिक रूप से उनका शोषण नहीं करता है। वो मेहनत करता है, 6 फीट का भी रहकर गड्ढे खोदने का काम करता है, रोटी का बंदोबस्त करता है। यहाँ जो श्रम नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करता है, उसको सुरक्षित है, और जो मेहनत करता है बेचारा वो सुरक्षित है। हमारे लोग भी अपने लोगों को इज्जत देने के बजाय दूसरों को इज्जत देते हैं, जिसका कोई श्रम से लेना देना ही नहीं है। आपको अपने लोगों को इज्जत देना पड़ेगा, अपने लोगों को गले लगाना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र का आदिवासी हो, विचार हमारे हैं तो त्याग भी हमारा होना चाहिए। आप लोग समझदार हैं, एक लंबे समय से आप लोग आज बैठे हैं। मैं लगातार लंबे समय से बोलते चले आ रहा हूं। फिर कल सवेरे मैं कहीं दूसरी जगह जाना है हमको। आप क्लासेस तैयार करो, कोऑर्डिनेशन तैयार करो, बस्तर में, बाकी जगह में। पूरे लोगों का कोऑर्डिनेशन बनाओ। इसके पहले 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने एक बिल पास किया था कि जंगल के जितने सटे हुए एरिया है, आदिवासी एरिया, इनको कॉर्पोरेट को देने का, वहां डेवलपमेंट करने का। साथियों, करीब करीब 4.5 करोड़ आदिवासी बेघर हो जाते हैं। कोई खुलेआम नहीं बोल रहा था इनके खिलाफ। हम लोगों ने पिटीशन डाले, मैं खुद पिटीशनर हूं। उस कानून को स्टे किया सुप्रीम कोर्ट में। वो कानून लटका हुआ है। आज हमारे लोग बेचारे रह रहे हैं, न तो 4 करोड़ आदिवासी रातों रात खत्म हो जाते। इसके पहले नंदाबाई ढील का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, लोग डर रहे थे। वो नंदाबाई ढील को नंगा घुमाया गया सड़क पर, उसके बाल काटे गए।
उस पर क्रिमिनल ट्राइबल बिल के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई। उस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं, हाई कोर्ट से तो हम हार गए थे। उस जजमेंट में पूरे भारत के 70 साल के इतिहास में ऐसा जजमेंट नहीं आया जो आया कि आदिवासी देश के प्रथम नागरिक है, उनको मूल निवासी होने का सम्मान मिलना चाहिए। साथियों, यह वैचारिक लड़ाई है, इसको दिल से लड़ो, ईमानदारी से लड़ो। अरे मरना तो सभी को एक दिन। अपनी हक की लड़ाई अपने बाल बच्चों के लिए लड़ने से भी आप डर रहे हो। उनको मालूम है कि जो ब्रेन बैंक है आदिवासी का, उसी को खत्म कर दो, उसी को डरा दो, और वही हो रहा है पूरे देश में। हर राज्य में यही मामला है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि हम अपने सामाजिक मिशन को चलाएं, अपनी एक लाइन खड़े करें, अपने गरीब बांधवों के बारे में सोचें, अपने से जुदा हुए जितने गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनके बारे में सोचें, सबको एक जगह लाए, दूसरे समाज के भी लोगों के बारे में सोचें। फिर ब्राह्मण ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे दुख का है ना, हमारे जैसा दुखी है ना, उसको भी ले सकते हैं। क्योंकि बिरसा मुंडा और हमारे जितने शहीद है, उनके विचारों में कोई भेदभाव नहीं है। आदिवासी धर्म को नहीं मानता, जात को नहीं मानता, केवल मानवता को मानता है। आज के दिन हम लोग अपने पूरे समाज को एक जगह कैसे लाएंगे, सामाजिक मिशन कैसे चलाएंगे, आपकी सामाजिक जवाबदारी क्या होनी चाहिए, इस पर आप लोग विचार करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जिन शहीदों के नाम पर हम लोग आज खड़े हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि उन शहीदों को, जिनके बदौलत हम आज इस प्रोग्राम को कर पा रहे हैं, उनको 2 मिनट की आदरांजलि देना चाहिए। श्रद्धांजलि नहीं, वो मरे नहीं, हमारे बीच में जिंदा है। आप लोग 2 मिनट अपनी जगह पे खड़े होंगे, हम सब लोग